नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री धामी का आज टिहरी दौरा और आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राजस्व परिषद के वेब पोर्टल्स का करेंगे शुभारंभ। खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव के समापन में भी होंगे शामिल। राजकीय इंटर कॉलेज छाम टिहरी में होगा कार्यक्रम। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के शपथ समारोह में भी होंगे शामिल। न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता को भी राज्यपाल आज दिलाएंगे शपथ। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल भी होंगे। मुख्यमंत्री धामी आज टिहरी का दौरा भी करेंगे और इस दौरान टिहरी में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। साथ ही खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव के समापन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजस्व परिषद के वेब पोर्टल्स का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। और इस दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी आज शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगर आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 से 4 कार्यक्रम आज जो है रहने वाले हैं, जिनमें अगर पहले हम कार्यक्रम की बात करें तो 10:30 बजे कार्यक्रम जो है पहला कार्यक्रम है जो कि मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगा। वहाँ सभागार में जो है राजस्व परिषद के वेब पोर्टल का जो शुभारंभ है वो आज के उनके द्वारा किया जाएगा। वेब पोर्टल के शुभारंभ के दौरान जो है वहाँ पर जो है राजस्व किस तरह से काम कर रहा है इसको लेकर के जानकारी जो है राजस्व परिषद के जो अधिकारी हैं वो भी देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री वहाँ पर दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेब पोर्टल की शुभारंभ किया जा रहा है। कई ऐसे चीज़ें होंगी जो राजस्व परिषद के वेब पोर्टल पर देखने को मिलेंगी, जानकारी वहाँ पर जो हासिल की जा सकेंगी। इसके अलावा जो है कामकाज किस तरह से किया जा रहा है, समय सीमा के अंतर्गत कितना करना है, वह भी जानकारी जो है वेब पोर्टल के माध्यम से होगी। यानी कि आप वेब पोर्टल जो है आज राजस्व परिषद का जो है वह जारी हो जाएगा। इसके बाद अगर टिहरी के कार्यक्रम की हम बात करें तो टिहरी के कार्यक्रम में वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और उसके कार्यक्रम में भी वहाँ पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद बच्चे हों या आसपास के लोग हों, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मुख्यमंत्री जब भी किसी इलाके के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर स्कूली बच्चों से या फिर ये कहा जाए कि वहाँ के आसपास के लोगों से मुलाकात अवश्य करते हैं, क्योंकि वह उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो योजनाएं सरकार जो है केंद्र और राज्य सरकार चला रही है उनका लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही है, अधिकारियों के कामकाज को लेकर कितना वह संतुष्ट हैं और सरकार के काम से कितना संतुष्ट है। तो ये भी वो जानकारी लेते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी आज क्योंकि शपथ होनी है तो उसको लेकर भी कार्यक्रम आयोजित होना है लोक भवन देहरादून में, और उसमें भी जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि जो न्यायमूर्ति मनोज हैं वो इनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उस कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो शिरकत करते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शासकीय आवास पर जो है उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि शासकीय कार्यों के लिए भी उन्होंने समय जो है निर्धारित किया है। समय उस पर वह वहाँ पर जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा शासकीय जो कार्य हैं उन पर भी जो है वहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये दिन भर का कार्यक्रम जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगा हुआ है, जिनमें अनेकों कार्यक्रमों में आज दौरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को लेकर प्रेस वार्ता की है। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि अधिनियम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है जो पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 नहीं बल्कि अब 125 दिन होगी। साथ ही मजदूरी का भुगतान अब 7 दिनों के भीतर ही होना अनिवार्य भी होगा। इस एक्ट का पूरा नाम है VBG राम फिर जी। तो जी राम जी ये एक शॉर्ट फॉर्म आया है इसका, जो आप मनरेगा कहिए या कोई भी कहिए जिसका नाम बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां खामियां, इस साल यहाँ की मिट्टी उठाई यहाँ उलट दी, फिर उसी मिट्टी को अगले साल उलट दिया। कोई ऊपर से देखने वाला नहीं, कोई ऑडिट नहीं। और राज्यों में मैंने बताया आपको कि
बुरी तरह से भ्रष्टाचार का आलम हो गया था। ये एक कमाई का जरिया कुछ लोगों का, विभागों का बन गया था, सरकारों का बन गया था। ये संपत्ति हम सबकी है। हमारे एक एक पैसे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर साबुन लेता है तो उसमें वो टैक्स भी दे रहा है साथ में, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। उस पैसे का दुरुपयोग क्यों हो, सही बने, ताकि 2047 में विकसित भारत जब बने उस समय आधारभूत ढांचा हमारा खड़ा हो। इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं। अभी तक 11 लाख करोड़ रुपए कुल खर्च हुआ है जब से ये बना है। मोटा मोटा आंकड़ा है, जिसमें से 8 लाख से ऊपर सिर्फ मोदी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने खर्च कर दिया है। यानी कांग्रेस की सरकार, जो विपक्ष की सरकारें थी, मात्र 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर पाई। विकासनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने डाकपत्थर परियोजना क्षेत्र के निजीकरण, जमीन आवंटन में पारदर्शी की कमी और एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही बढ़ते क्रेशर प्लांटों को पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए खतरा भी बताया है। उन्होंने कहा कि बड़े औद्योगिक और ऊर्जा प्रोजेक्ट के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस किस्म की चीजें ही आइडेंटिफाई की गई। निजी व्यापारी और उद्योगपति, हाँ, ये प्रतीत हो रहा है कि जैसा पूरे देश में हो रहा है कि बेशकीमती प्रोजेक्ट लैंड्स को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया जा रहा है और वो भी एक क्षेत्र विशेष से आते हैं, यहाँ भी वही प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट लैंड बैंक की बहुत कमी है। हम उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डेवलप नहीं कर पाए और जो लैंड बैंक है, अगर हम होटल बनाने के लिए, वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे देंगे तो यूनिवर्सिटी तो हमारे यहाँ वैसे ही निजी क्षेत्र में काफ़ी बन चुकी है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुके हैं। तो ये कौन सा अचीवमेंट गवर्नमेंट देख रही है इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि जो ज़मीनें उन्होंने छांट ली हैं उनको खुर्द-बुर्द करने की एक पॉलिसी उनके सामने रख दी गई है और मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, इस प्रदेश की कैबिनेट से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो राज्य के हित में विचार करें। रुड़की की शिवपुरम कॉलोनी की गली नंबर 9 और 10 में नाली की पुरानी समस्या एक बार फिर उभर आई है। कुछ समय पहले सड़क सूखी थी, लेकिन आज सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुछ समय पहले एसडीएम रुड़की और चेयरमैन भी आए, जिन्हें समस्याओं से अवगत भी कराया गया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कभी इस जटिल समस्या को लेकर शासन प्रशासन को शिकायत पत्र तक नहीं लिखा है, जबकि ये बहुत पुरानी समस्या है। लोगों में इसे लेकर भारी गुस्सा भी है। पूर्वी शिवपुरम में रहते हैं और हमारे यहाँ ये नगर निगम आता है और जबरदस्ती हमारे यहाँ पानी खोलते हैं। ये वार्ड नंबर 19 का भी जो हमारा, उसका कोई संबंध नहीं है और रहीमपुर वालों द्वारा बंदे लगाए जाते हैं और हमें पुलिस का दबाव देते हैं और कहते हैं कि हम पानी यहीं चलाएंगे, लेकिन हमारे घर भी डूब रहे हैं और हम भी परेशान हैं आने जाने से और रोड पर हमारे पानी आता है और नगर निगम भी जबरदस्ती करता है हमारे साथ। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की समस्या है इन लोगों के सामने और क्या कुछ मांग कर रहे हैं सभी लोग? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि रुड़की स्थित शिवपुरम गली नंबर 9 और 10 में जिस तरीके की समस्या लगातार देखने को दिखाई दे रही है कि समस्या से ये समझ में आता है कि वहाँ पे जो नगर निगम का पानी की निकासी है वो पूर्णतः निकासी ना होने की वजह से जो नगर निगम है वो लगातार सड़कों पर पानी छोड़ रहा है, जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं, वो स्थानीय लोग लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों का, स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है इस मामले को लेकर के यहाँ के एसडीएम और जो नगर पालिका की, नगर निगम की जो चेयरमैन है उनसे भी और लगातार जो वहाँ के विधायक है उनसे भी लगातार इस संबंध में, इस संज्ञान में, लगातार उन लोगों के संज्ञान में मामला लाया जा रहा है। लेकिन जो
जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस चीज को अनदेखी कर रहे हैं और उन लोगों ने साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नगर निगम आता है और सड़कों पे पानी भी छोड़ देता है, उसके बाद जो ये लोग मना करते हैं, जो स्थानीय लोग मना करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जबरन इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं। तो इससे साफ तौर से पता चलता है कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से न जाने कितने लोगों को, कितने परिवारों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये खबर चलने के बाद किस तरीके से जो वहाँ के लोग हैं या फिर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इस पर किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और इस मामले की सूद लेते हैं, या फिर ऐसे ही ये पानी बहता रहेगा और वहाँ के लोग परेशान होते रहेंगे। लेकिन प्रवेश, ये कब से समस्या बनी हुई है और जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वो मांग तो कर रहे हैं, तो उनकी कोई मांग क्यों नहीं सुन रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? जी सर, साफ तौर से दिखाई देता है कि जिस तरीके से वहाँ के लोग हैं उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये कई वर्षों पुरानी समस्या है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों की अनदेखी सिर्फ यहीं पर नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं ये कायम किया जाए। जब चुनाव का समय आता है तो जो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो या फिर पार्षद हो या फिर चेयरमैन हो, कोई भी हो, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन जब वादों का समय आता है निभाने का, कहीं ना कहीं वो लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं, जिस वजह से जो वहाँ की जनता है वो लगातार परेशान दिखाई दे रही है। अब यही जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि जनता जब वोट देने का टाइम आता है तो वो चेहरे को देख करके वोट देती है, जिस वजह से जनता को पूरे 5 साल परेशान होना पड़ता है। तो देखना होगा कि इसमें आगे आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि है उससे सूद लेंगे या ये समस्या इसी तरह से बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर रुड़की से है, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी कॉलेज के बाहर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। बताया गया कि मारपीट के दौरान अचानक गोली चलने जैसी तेज आवाज भी सुनाई दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। इस दौरान एक युवक घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। तो तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये पत्थरबाजी सी भी हो रही थी, और ऐसे में जो पुलिस है, पुलिस ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। इसमें तो कॉलेज के बाहर दो पक्षों में जमकर ये मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है इस वारदात के बाद। गंगनहर क्षेत्र में डीएवी कॉलेज के पास पर दो पक्षों में दो गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक लड़के की ईंट लगती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें वर्तमान में फुटेज देखकर सभी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही इनको चिन्हित कर लिया जाएगा उचित लगाने कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ गोली चलने की आवाज भी आई? देखिए, कुछ आवाज आ रही है किंतु कोई ऐसा वीडियो में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद इसमें उचित लगाने कार्रवाई। हरिद्वार के भादराबाद स्थित एक नामी अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित युवक का आरोप है कि डॉक्टर ने अपने बाउंसर के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और खुलेआम गुंडागर्दी की। वहीं घटना के दौरान बाउंसरों के हाथों में हथियार भी देखे जा रहे हैं, जिससे युवक पूरी तरह डरा गया है। घटना के बाद पीड़ित युवक ने भादराबाद चौकी पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की है। खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली सहसपुर क्षेत्र से गुमशुदा नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दून पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को परिजनों की ओर से कोतवाली सहसपुर में नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी विकासनगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सहसपुर के नेतृत्व में टीम का गठन भी किया गया और पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ बालिका के परिचितों से भी पूछताछ कर अहम सुराग जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार भी इस दौरान किया गया।
कालाढूंगी के धमोला विजयपुर गांव में गन्ने के खेत में गुलदार के 3 शवक दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। सुरक्षा के चलते लोगों को खेतों और जंगल की ओर जाने से भी रोका गया है। तो वहीं वन विभाग की सतर्कता से बड़ा हादसा भी टल गया है। बीजेपी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया है और मोदी सरकार इसके फायदे भी गिना रही है। लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के नेता अब तक इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने विरोध में देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है, जिस पर बीजेपी के नेता अब सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी की सरकार ने मनरेगा योजना का नाम अब वीबीजी रामजी कर दिया है, जिसका अब तक विरोध हो रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी नाम बदलने और बदलवाने पर सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि केंद्र की सरकार मनरेगा की आत्मा को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारों को खत्म करने की साजिश है। ने उसका मान सम्मान आज छीन लिया है। ये मोदी सरकार की इतनी बड़ी देन है। आपके सामने बहुत सी बातें रखी जाएंगी कि कांग्रेस हमेशा केवल क्रिटिसाइज करती है, लेकिन बात ये नहीं है। आप केवल रोजी रोटी नहीं, आप उसका काम करने का अधिकार छीन रहे हैं। इंसान पैदा होता है, हाथ पांव मिलते हैं, दिमाग मिलता है, काम करने के लिए इंसान पैदा होता है। आप उससे अगर काम छीन लेंगे, और वैसे भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में बेरोजगारी कितनी, पलायन कितना होता है। गांव में कौन रह जाता है? गरीब से गरीब आदमी, महिलाएं, और जो वो काम करते थे अब आप उनसे काम आप ले रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोविड जैसी महामारी के समय में लोग मनरेगा से बच पाए और उन्हें रोजगार के अवसर मिले। लिहाजा उत्तराखंड में 10 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें मनरेगा का नाम बदले जाने की सच्चाई बताई जाएगी। 11 जनवरी को कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण करके जिला स्तर पर एक दिन का अनशन रखेगी। इस अनशन में पार्टी के सभी नेता और मनरेगा से जुड़े ग्रामीणों को भी सम्मिलित किया जाएगा। 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर गांवों में लोगों के बीच चौपाल लगाई जाएगी। 12 से 29 जनवरी तक ग्राम सभाओं में मनरेगा बहाली के प्रस्ताव पारित करना और काम मांगो अभियान चलाया जाएगा और 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर धरना दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक मनरेगा बचाओ धरना रखा जाएगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा घेराव किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की और हमारे लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी जी की चिट्ठियां हम सभी लोगों को देंगे। ग्राम प्रधान हैं जो उन्हें, जो पूर्व प्रधान हैं उन्हें, रोजगार सेवक हैं उन्हें, मनरेगा वर्कर हैं उन्हें, और आम लोगों को हम इसके बारे में अवगत कराएंगे कि कैसे उनके साथ, उनकी रोजी रोटी के साथ, उनके काम के साथ भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है, उनके अधिकार छीने हैं। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक हम मनरेगा बचाओ धरना रखेंगे हर जिला पर। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक हम दिन तय करके विधानसभा घेराव रखें। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पत्रों को ग्राम प्रधानों, पूर्व प्रधानों, रोजगार सेवक और आम लोगों को पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि केंद्र की सरकार किस तरह उनके रोजगार के अधिकार को छीन रही है। 30 जनवरी को शहीदी दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर अमन, चैन, शांति और काम करने के अधिकार का संदेश दिया जाएगा।
इसी तरह 31 जनवरी से 6 फरवरी तक कांग्रेस हर जिला मुख्यालयों में मनरेगा बचाओ धरना देने जा रही है। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच तारीख तय करके कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। इस पूरे अभियान के दौरान 4 बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टी के वरीय नेताओं की मौजूदगी होगी। इधर कांग्रेस के इस अभियान पर उत्तराखंड बीजेपी के नेता ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास अब कोई जनहित मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेता का दावा है कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश की तेजी से तरक्की हो रही है और जनता बीजेपी के साथ है, लिहाजा इस अभियान का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। देखो, विपक्ष, मैंने कहा ना, विपक्ष मुद्दा विहीन है, तो अच्छा हो कि उस बात को सदन के अंदर चर्चा हुई है, लोकसभा में हुई, राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई, तब तो कुछ जवाब था नहीं कांग्रेस के पास, ना कुछ लोग बोल पाए। अब जनता के बीच में किस बात को लेकर जाने वाले हैं, जबकि लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है और कानून बन चुका है। कानून का इम्प्लीमेंट होना है, कानून के इम्प्लीमेंट में कुछ तथ्य गलत है निकल कर आएंगे तो समय पर सदन है चर्चा करने के लिए। अभी तो उसको सच स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कार्य अवधि बढ़ी है, प्रमाणिकता के साथ लोगों का भुगतान हो, इसका विचार हुआ है। 17,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त इसके लिए पहले से ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हुई है। तो ऐसे जो विषय है, जिन विषयों से जनता लाभान्वित होने वाली है, गांव की योजना गांव में बनेगी और गांव के अंदर एक समृद्ध विकास दिखाई देगा, इस भाव के साथ योजना का सबको लाभ मिलेगा, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। पुरानी मनरेगा में प्रति ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी थी और नए में से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। पहले 90% केंद्र और 10% राज्य का खर्च होता था, लेकिन अब केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 अनुपात है, लेकिन पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात ही है। पुराने मनरेगा में काम पूरे साल उपलब्ध रहता था, जिससे अक्सर बुआई और कटाई के समय खेतों में मजदूरों की कमी हो जाती थी। अब खेती के पीक सीजन के दौरान साल में अधिकतम 60 दिनों के लिए काम पर अनिवार्य रोक लगाने का प्रावधान है, ताकि किसानों को मजदूर मिल सके। पहले मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का नियम था, जिसे अब साप्ताहिक किया गया है और इसमें AI आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने और GPS मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य है। पुरानी मनरेगा में मुख्य ध्यान अकुशल शारीरिक श्रम और जल संरक्षण जैसे स्थानीय कार्यों पर था। अब कौशल विकास और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, सड़कें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अधिक जोर है। पहले ग्राम सभाओं के पास काम चुनने और योजना बनाने की अधिक स्वतंत्रता थी, लेकिन अब केंद्र ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद कार्यों और प्राथमिकताओं को तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।